Hello students, welcome to my class Physics in Your Life, and today we are going to discuss few objective type questions, right? Okay, and ऐसे questions हैं जिनको solve करने में, जिनका आंसर फाइंड करने में आपको दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और बट हाँ मज़ा बहुत आने वाला है, ठीक है. सो दिस साइड तुषार भारद्वाज and let's get started. Okay, now question number 1. Question number 1 is identify the correct statements. अब इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें देखने हैं, ठीक है. ओके, तो अब क्या करना है हमें, हम पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं. टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ बैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है जो कि पढ़ने से ही क्लियर हो गई कि ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड फोर्सेस में आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक्सेलरेशन नहीं आता है. बात समझ आ गई? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है विद एक्सेलरेशन, इसका मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है. ऐसी कंडीशन में उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा. समझ आ गया? अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा. क्लियर? ओके, तो पहली तो हमारी इनकरेक्ट हो गई. दूसरी, बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है. बैलेंस्ड फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता है. मोशन कौन सा की बात हो रही है यहाँ पर? यूनिफॉर्म मोशन, राइट? यूनिफॉर्म मोशन. समझ आया? ओके, तो एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो गई या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन जो है वो बैलेंस्ड फोर्स लेकर नहीं आता है, राइट? ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ थर्ड वन इज बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन, दे कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी. बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है ना? बैलेंस्ड फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर. जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा, उसका बिल्कुल ऑपोजिट इसने बोला है, विच इज करेक्ट. ठीक है, एंड यस, दे कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर हम दो साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे बलून है, बलून पर अगर हम दो साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि उसकी शेप चेंज हो जाएगी, राइट? ओके, तो थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट. सो आवर आंसर इज 2 and 3. बी हमारा आंसर होगा. एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है. यस, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट. समझ आए? ओके, नाउ मूविंग अहेड टू आवर सेकंड क्वेश्चन. अ कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल्स. एक तोप है, वो फायरिंग के बाद रिकॉइल करती है, पीछे झटका लगता है. तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो उसका उन्होंने ऑप्शन दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नहीं, क्योंकि आपको मैंने बताया था, मेरी इसी चैप्टर की वीडियोस आप देखना, तो आपको मैंने बताया था रिकॉइलिंग के बारे में, थोड़ा बहुत बताया था. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, अब मैंने आपको आंसर ही बता दिया है, तो इसका आंसर डायरेक्टली सी हो जाएगा. इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है. क्यों? क्योंकि जो अगर मैं गन और बुलेट वाला एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, तो अगर बुलेट इस डायरेक्शन में मूव करती है, फायर की जाती है, तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द गन. सो दिस इज रिकॉइल. ओके, और ये क्यों होता है? बुलेट का इस डायरेक्शन में जाना इज एक्शन, और इसका गन पर फोर्स लगाना इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज रिएक्शन. सो एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया. जहां पर भी एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाता है वो न्यूटन थर्ड लॉ हो जाता है. क्लियर हो गया? सो आवर आंसर इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. चेक कर लेते हैं. यस, ओके ओके. नाउ मूविंग अहेड टू आवर थर्ड क्वेश्चन. अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजेस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है, कुछ फोर्स लग रहे हैं एक बॉडी के ऊपर जिसके कारण उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो उनमें से ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इनमें से
वो फोर्सेस कौन से नहीं हो सकते। अब एक चीज समझ आ रही कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी को अगर मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूं, ओके, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन आ रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर। बात समझ आ रही है? एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन अगर आ रहा है तो मतलब फोर्स बैलेंस तो नहीं हो सकता। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यही समझा था, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? सी। बहुत सिंपल है, देखो लॉजिक्स लग रहे हैं और कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। सी, बैलेंस्ड। समझ आया? ओके, नाउ मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ कांस्टेंट स्पीड, इट मे बी एज्यूम्ड दैट, अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो हम इससे ये एज्यूम कर सकते हैं कि उस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो उसकी वजह से मूव कर रही है, उस पर जो वर्टिकल फोर्सेस लगे हैं उनका सम 0 हो, उस पर जो बुएंट फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी से ज्यादा हो, और जितने भी उस पर फोर्सेस लग रहे हैं वो 0। ठीक है, समझ आया? अब इसको मैथमेटिकली हम प्रूव करके देखते हैं कि भाई कांस्टेंट स्पीड का मतलब आपको पता है कि एक्सेलरेशन 0 है। हम अभी उसमें वेलोसिटी और स्पीड वाले में नहीं फंसना है, ठीक है। हम सिंपल आ रहे हैं। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन 0, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है वो कार या वो भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, और अगर स्पीड चेंज नहीं हो, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर फोर्स, अगर मैं एक्सेलरेशन 0 कर दूं तो फोर्स डायरेक्टली 0 हो जाएगा। इसका मतलब उस पर जो भी फोर्स लग रहा है वो 0 लग रहा है। समझ आ गया? इसका मतलब है कि हमारा जो डी आंसर है ये करेक्ट हो गया। समझ आया सबको? बहुत सिंपल है ये, इसमें और कोई तिगड़म लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो हम अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। यस, आवर आंसर इज डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया is another name of Newton's dash law of motion। बहुत सिंपल है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपने मेरी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो जरूर देखी होगी, ठीक है, सॉरी सेकंड वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया है। तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, राइट। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों, अब वो किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया। बात समझ आ गई? तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। We'll check the answer. Yes, first. Okay, is it clear? Now moving ahead to our next question, that is a rider on horse falls back। ठीक है, एक राइडर है जो कि हॉर्स पर बैठा हुआ है, वो पीछे की साइड गिरता है जब हॉर्स रन करना स्टार्ट करता है, ठीक है, ऑल ऑफ सडन। तो अब अगेन फर्स्ट मैंने आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की भी वीडियो डाली हुई है, उसमें भी ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनर्शिया से रिलेटेड, राइट। तो यहाँ पर क्या, राइडर इज टेकन बैक, राइडर इज टेकन बैक, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। राइडर इज सडनली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, ये भी नहीं बनता, ठीक है। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एट रेस्ट व्हाइल द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स फॉरवर्ड विद द हॉर्स। बिल्कुल करेक्ट बोला इसने, क्या कि भाई जो इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उसकी जो अपर बॉडी है वो रेस्ट में है, और जो लोअर बॉडी है जो कि हॉर्स से कनेक्टेड है, टच है, तो जब हॉर्स मूव करेगा तो उसकी लोअर बॉडी भी मूव करेगी, पर जो अपर बॉडी है वो रेस्ट में रहना चाहती है तो पीछे की तरफ फॉल कर जाएगी। समझ आया? क्लियर हुआ? सो आवर आंसर इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ वेरी गुड। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है हमारा सी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ A and B are two objects with masses 6 kg and 34 kg respectively, then A has more inertia। अच्छा, अब इनर्शिया का कंपैरिजन आ रहा है, तो अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वाली आप वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ही है शायद उसमें, जिसमें हम इनर्शिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और मैंने आपको उसमें बताया था कि जिसका भी मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ठीक है।
ओके, तो अब देखो क्योंकि यहाँ पर बी का मास ज्यादा है, ठीक है, तो बी का इनर्शिया ज्यादा होगा। ए हैज मोर इनर्शिया देन बी, गलत। बी हैज मोर इनर्शिया देन ए, करेक्ट। ए एंड बी हैव सेम इनर्शिया, गलत। नन ऑफ, गलत। ठीक है, समझ आ गया। बी का इनर्शिया ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, आंसर चेक करते हैं। यस, बी हैज मोर इनर्शिया देन ए, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि स्विमिंग पूल इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ, सॉरी स्विमिंग पूल नहीं, स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ। स्विमिंग जो है वो किस लॉ से पॉसिबल है? अगर मैं उसको एक प्रोसेस मान लूं तो किस लॉ का वो एक एग्जाम्पल माना जा सकता है? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इनर्शिया के बारे में बोलता है, जिसका स्विमिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? मोमेंटम का चेंज बोलता है, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। थर्ड लॉ क्या बोलता है? एक्शन रिएक्शन। आप पानी को पीछे की डायरेक्शन में एक्शन मतलब फोर्स लगाएंगे तो फिर आप आगे की डायरेक्शन में मूव करेंगे, दैट इज योर रिएक्शन, ठीक है। समझ आ गया? तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो थर्ड लॉ होना चाहिए, ठीक है। यस, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया वहां पर। समझ आ गया? जैसे आप अर्थ को अपने पैरों से पीछे फोर्स लगाते हैं, पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, बट अर्थ तो बहुत बड़ा है, उसका मास बहुत ज्यादा है, तो अर्थ तो मूव नहीं होता बट आप मूव हो जाते हैं। सिमिलरली वाटर के साथ होता है कि आप पानी को पीछे मूव करते हैं, ठीक है, अपने हाथों से, तो आप पानी पर पीछे फोर्स लगाते हैं सो दैट आप आगे मूव करें। बात समझ आ गई? तो जो आपने पीछे फोर्स लगाया वो एक्शन हो गया और आप आगे मूव हो गए, दैट इज रिएक्शन। ओके, नाउ इनर्शिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। इनर्शिया जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो किस पर डिपेंड करेगा? मोमेंटम, स्पीड, मास एंड शेप। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? मास पर डिपेंड करेगा। आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है मोमेंटम हो हमारा आंसर, बट यहां पर देखो मोमेंटम इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, क्यों? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास ज्यादा है तो मोमेंटम तो ज्यादा होना ही होना है, ठीक है। सो बेसिक आंसर इज मास। समझ आ गया? ओके, वेरी गुड। ओके, नाउ our last question is Newton's third law is equivalent to which law? कौन सा लॉ है जो न्यूटन्स थर्ड लॉ से इक्विवेलेंट है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। तो देखो एनर्जी और मास का कोई लेना देना नहीं है, एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। अगर एनर्जी और मास का लेना देना होता तो एनर्जी का भी लेना देना होता। ओके, एंगुलर मोमेंटम आपके सिलेबस में नहीं है तो वो तो आना नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल से मैं लॉजिक दे रहा हूं जिसकी वजह से जो इसका आंसर है वो निकलेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपने लीनियर मोमेंटम वाली मेरी वीडियो देखी होगी, जैसे मैंने वो 2 बॉल वाला एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था, एक्टिविटी एक्सप्लेन की थी। समझ आ रहा है? तो उसमें क्या था कि 2 बॉल जब आपस में टकराती हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब बेसिक क्या बोलना चाहते हैं? एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। ओके, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट पार्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्लियर हो गया ये? ओके, आंसर चेक कर लेते हैं। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आई होप आपको ये जो एमसीक्यूज हैं ये समझ आए होंगे इन अ बेटर वे। अगर कोई भी और डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इन केस अगर जो मेरे साथ नहीं पढ़ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, दिस इज तुषार भारद्वाज, थैंक्स अ लॉट।